हमने क्या क्या चीजें देख ली थी। हमने बेसिक्स सारी देख ली थी। बायो के अंदर हमने बोन्स देख ली। एनाटॉमी अगर हम कहें, मैं सिंपल कहूँ तो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी जो सी है वो क्या है उसको हमने देखा था। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया। और हार्ट में भी इतनी कोई चीज़ें नहीं थी, मेन जो दो तीन चीज़ें थी कि वो उसका काम क्या है जी, ब्लड जो सा है उसको सर्कुलेट करवाना। और उसके बाद वो किस तरह आर्टरीज और वेन्स वगैरह वो भी चीज़ें हमने देख ली थी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इतना कोई मसला नहीं है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया तो उसके अंदर एक ही चीज़ का नाम आपको आना चाहिए, जिसको विंड पाइप कहते हैं, जो आपकी सांस की नाली है उसका नाम पूछा जाता है, वो ट्रैकिया। और जिन जिन्होंने ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर को देखा है तो उनको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा इन चीज़ों के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर और इसमें क्या क्या हिसाब किताब है। अब एक लास्ट चीज़ हमारे पास है, आई जो कान है आपका, उसको भी हमने देख लिया था, जिसके अंदर सबसे आपकी सॉफ्टेस्ट और स्मॉलेस्ट हड्डी है कान। आंख को देख लिया, उसमें कॉर्निया क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसके बारे में शायद कभी आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाए, वो है आपकी, जिसको कहा जाता है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर दो तीन चीज़ें सिर्फ आपने याद रखनी है। एक तो इसके भी यहाँ लिखा भी होगा, इसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके क्या है आपको पार्ट्स। मैं कोशिश करूंगा नर्वस सिस्टम पढ़ाकर जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें वो आपको बताऊं और हम इसको आज एंड करें। अच्छा जी, ब्रेन जो सा है आपका, इसमें क्या है, हमने आपका जो ब्रेन और ये आपका जो दिमाग है, ये आपका स्टोरेज, इसमें सारी चीज़ें आपके पास होती हैं स्टोर। आप जैसे करते हैं ह्यूमन जो सा है आपका दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट आपका फीचर है पूरी बॉडी के अंदर। और इसके जो से हैं क्या कहते हैं, ये इसको एक सेकंड यहाँ कहाँ गया, ये है, मैं हाईलाइट करता जाऊँ आप लोगों को फायदा हो जाएगा। ये ठीक है, ये जो आपका स्कल है, बॉडी स्कल है, ठीक है, ये जो आपका स्कल है इसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अब इसके जो तीन पार्ट्स हैं ना, ये आपने याद रखना है। एक फोर ब्रेन है, एक आपका मिड ब्रेन है और एक आपका हिंड ब्रेन है, उसके अंदर है, लेकिन उससे पहले ये तीन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर क्या है, सेरेब्रम है, ये आपका क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस है, ये डिफरेंट, इनको अगर ना भी याद करो, जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या याद रखना है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो सा एक चीज याद होनी चाहिए, इसमें आपको जो सी एक चीज याद होनी चाहिए वो ये है कि इनके फंक्शंस क्या क्या है। हल्का हल्का सा ब्रीफ बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एक तो है आपका टॉप मोस्ट जो सा है पार्ट, उसके बारे में पूछा जाता है, वो है सेरिब्रम। पूछा जाता है कि सबसे टॉप के ऊपर आपका जो दिमाग है उसके अंदर जो आपका है वो क्या है, सेरिब्रम। और ये सबसे लार्जेस्ट है। ये भी सवाल पूछा गया है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज कॉल्ड, वो कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है, वो सेरिब्रम होता है। और ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इसको जो सा है इसके अंदर भी इसको लेफ्ट और राइट में तकसीम किया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेरिब्रम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उम्मीद है आप लोग इसको साथ साथ लिख रहे होंगे। सेरिब्रम के लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कंट्रोल क्या करता है, सेरिब्रम जोन है, या आपकी क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है। ये एक्शंस आपके, जिसमें आपका सोचना, जिसमें आपकी फीलिंग्स, ठीक है, जिसमें इमोशंस आ गए, आपका आपका देखना, आपका सुनना, आपका सूंघना, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हेयरिंग, आपकी सुनने की जो समात होती है, कुव्वत समात, मेमोरी, ठीक है, और उसके बाद आपका बोलना, स्पीच, आपने कोई डिसीजंस वगैरह लेने हैं, ये जितने एक्शंस हैं सारे, ये आपका सेरिब्रम जोन है वो कंट्रोल करता है। वो क्या करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। फिर आपका आता है सेंसर, सेंसरी, जो आप सूंघते हैं, जो आप नाक के थ्रू सूंघते हैं, वो आपका जोन सा है सूंघने वाला सेंसरी जो फंक्शन परफॉर्म करता है, वो ये थैलेमस जोन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या कंट्रोल करता है, सेंसरी जो आपके फंक्शंस हैं, सेंस, ये जो आपके सेंस, सॉरी क्या कहते हैं, सेंसरी, सॉरी, आपके जो फंक्शंस हैं वो क्या करता है, वो आपका थैलेमस जोन सा है वो उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद जोन सा है आपका जो हाइपो, ये थैलेमस के नीचे ये आ गया थर्ड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या काम करता है, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर आपका कंट्रोल करेगा, ठीक है। आपकी जो भूख है, आपकी जो प्यास है, ठीक है, वो इसके थ्रू कंट्रोल होती है। और उसके बाद जोन सा है आपकी, बस यहाँ तक जोन सा, ये भी आप ये याद रख लो, ठीक है, कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, और एक अगर फोर्थ लिखना है तो ये जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो भी जोन सी है, ये हाइपोथैलेमस जोन सा है, ये दिमाग का जो पार्ट है, ये जोन सा है इसके कंट्रोल में ये आती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों के फंक्शंस क्या क्या हैं, यही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये आपने क्या करना है, ये इसको याद रख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जोन सा है, अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं तो हमारे पास वैसे नीचे तो ये एक तो है ये, अब ये दो याद रख लेना। अब इसमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या होती है, ये है सेरिब्रम, नीचे है सेरिबेलम, ठीक है।
सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और मिड ब्रेन दरमियान में आता है, और हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबलम है, ये BELLUM सेरिबलम, ये क्या है सेरिबलम, ठीक है। एक रम है एक लम है, तो ये दोनों को आपने याद रख लेना। और ये जो सेरिबलम साहब हैं, ये क्या है सेरिबलम साहब, ये आपका क्या काम करते हैं, ये आपकी जो सा बॉडी का बैलेंस जो सा है, आपकी बॉडी का बैलेंस, मतलब हमारा दिमाग ये तो काम कर रहा है ना कि हमने एकदम ऐसे हमारी बॉडी दो पांव पे चल रही है, गिर नहीं रही, तो ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन है, तो वो ये जो सेरिबलम साहब हैं ये वो ये काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये क्या है, ये आपका ये काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद यहाँ नीचे पोन्स हैं आपके, ये पोन्स, ये जो आपको रातों को नींद आती है या किसी को नहीं भी आती, तो ये जो आपका पोन है ये आपका सोने का फंक्शन, आप कोई चीज जो उनसे है टेस्ट, जो आपका टेस्ट होती है उसके फंक्शन, और ये जो आप कोई चीज निगलते हो खाते हो, तो वो जो सा है ये पोन्स जो सा है इस तरह का फंक्शन ये एक्सप्लेन कर वो करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है आपका एक इंपॉर्टेंट मेडुल्ला, मेडुल्ला, ठीक है, मेडुल्ला साहब जो से हैं ओब्लोगेंटा, ओब्लोगेंटा, जो भी होता है इसको पढ़ लेना जो भी होता है, ठीक है। ये एक तो याद रखिएगा, ये मोडेला एब्लोगेंटा जो सा है भाई साहब जो से हैं ये आपके, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है कि ये आपका जो हार्ट बीट है, आपकी ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, आपकी ये क्या कहते हैं डाइजेशन वगैरह हो गई, ये सारे यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ यही, ये देखें ये आपकी यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी यही जो आपका हिंड ब्रेन के अंदर ये जो पोर्शन होता है, ये स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसके साथ भी यही कनेक्ट होता है, तो ये आपके लिए फिर क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो सा है यहाँ ही क्या कहते हैं आपका इसके अंदर आपके जैसे हमने ग्लैंड्स वगैरह तो आपको पता लग गए होंगे कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, और ग्लैंड जो है आपके लिक्विड सिक्रीट करते हैं, तो इसी तरह कुछ ग्लैंड्स होते हैं आपके इसके अंदर भी, हर पार्ट के अंदर ग्लैंड्स होंगे। तो जो आपके दिमाग के अंदर जो ग्लैंड है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें दो ग्लैंड है और दोनों आपके पेपर के अंदर पूछे गए हैं, एक है आपका पिचुअरी ग्लैंड, शायद पिचुअरी ग्लैंड यहाँ कहीं लिखा हो, ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लेना, पिचुअरी ग्लैंड, PITUITARY, पिचुअरी ग्लैंड। ये पिचुअरी ग्लैंड जो है ये आपका इस इधर होता है, मेडुल्ला ओब्लोगेंटा जो है ना इसी साइड पे यहाँ होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके हवाले से सवाल पूछा गया था कि मास्टर ग्लैंड जो है किसको कहा जाता है, या मास्टर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो दिमाग में पाया जाता है, पिचुअरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड जो है वो कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो सा है अगर हम बात करें तो उसके बाद इसी के अंदर दिमाग के अंदर ही आपका एक और ग्लैंड भी होता है दिमाग के अंदर ही, अब वो पता नहीं किस साइड पे होता है उसको देख लेना। ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, सुनिए लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं कहा मैंने, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वो तो सेरिब्रम है, वो तो ये मैंने बताया सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, वो मैं ग्लैंड की बता रहा था कि यहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ होता है आपका पीनियल ग्लैंड, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, ये आपका दिमाग के अंदर होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो तो लीवर है पूरी बॉडी का, और जो पीनियल ग्लैंड है ये दिमाग के अंदर होता है, ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, पीनियल ग्लैंड, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, ये आपका दिमाग के अंदर होता है, और पूरी बॉडी का आपका सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो आपके दिमाग के अंदर पाया जाता है। सबसे लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा जो है वो आपका क्या है, तो लीवर है, और स्मॉलेस्ट जो है उसका नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड, और वो आपका दिमाग के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये भी इसे क्या करना है, याद रखना है। और उसके बाद नीचे ये बाकी चीजों को आप ये डू यू नो वगैरह इसको पढ़ लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 1.5 किलोग्राम होता है, ये सवाल पूछा गया है, एडल्ट मैन का एक वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है, और इसके में जो सा है इतने न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो सी आप इसको देख सकते हो, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग खुद जो सा है वो देख लें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप उसमें सारी चीजें देख चुके हो, ये आप अच्छा ये 8 की क्लास में है, ठीक है, ये आप सारी चीजें क्या है देख चुके हो। ये देखो ये आपका सारा जो सा है क्या कहते हैं किडनी वगैरह, ये सारी चीजें आप उसको देख सकते हो। ये हमारे लिए डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल सिंपल जो इनकी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आपका जो यूरिन होता है उसके अंदर आपकी वाटर, और उसके सेकंड नंबर पे यूरिया, यूरिया का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वाटर होता है उसमें परसेंटेज, और उसके बाद यूरिया परसेंटेज, या इनका वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको जनरल सा एक हल्का सा इसका आइडिया होना चाहिए कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, बाकी हमारे पास इसमें ज्यादातर जो चीजें वो हम कर चुके हैं, वो आप उसमें देख लीजिएगा, कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि 8 की मैंने पहले ओपन किया, 7 की चीजें वो हैं जो हमने कल देखी थी। अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये आप 7 की जो चीजें थी ये क्या थी, ये कल हमने ये इनको किया था, ये आपकी एसोफेगस आ गई, ये स्टमक आ गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किस तरह आपका खाना जाएगा, किस तरह पे बाइल जूस, और ये सारी चीजें हम इसको देख चुके थे। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ी सी
साथ साथ इनकी बीमारियां आपने देखते जानी। एक तो मैंने आपको बीमारियां भेज दी क्या क्या होती हैं, लेकिन कुछ पूछ, अब डायरिया क्या है आपकी, अब डायरिया जोन सी है ये आपके खाने के रिलेटेड है, स्टमक के रिलेटेड जोन सी है ये, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे आपकी शुगर है, आपकी शुगर क्या है जी, वो आपके जो पेंक्रियाज होते हैं उनके हवाले से है, पेंक्रियाज के हवाले से ही होती हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं आपका पेंक्रियाज क्या सिक्रिएट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पेंक्रियाज के क्या सिक्रिएट करते हैं, नाम क्या है, नाम मेरे ज़हन से स्किप हो गया उसका, वो जो शुगर में लगती है क्या नाम है, इंसुलिन, हाँ इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, ये हम कर चुके हैं कि जो पैंक्रियाज हैं वो क्या सिक्रिएट करते हैं, तो इंसुलिन जो है वो सिक्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपने इसमें याद रखनी है। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जो ये भी आपकी मैदे की स्टमक की ये डिजीज है, तो ये इनको आप लोग जो है वो देख लोगे तो इसमें आप लोग का इतना मसला नहीं है। बायो जोन से ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको कोई मसला होगा या होना चाहिए, इसमें ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, वो आपकी कवर हो चुकी हैं। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम नीचे आए तो हमारे पास हम थोड़ा सा वो एटम्स की तरफ चलते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको आज, क्योंकि आज मैंने इसको वाइंड अप करना है चीज़ों को। तो ये बायो को हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी दे दिया और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ जो हमारे पास एटम्स हैं, एटम के अंदर अगेन ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड नजर आ, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका क्या, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब हमने एटम को अगर हम देखें, हमारे पास जो एटम भाई साहब होते हैं, हमारे पास क्या है एटम भाई साहब, तो इसकी अगर हम बात करें, एटम में हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है जी, एटम के अंदर हमारे पास एक तो ये जो इर्द गिर्द इसके क्या है घूम फिर रहे हैं, उनमें एक आपके पास क्या होगा, एक तो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं कि सेंट्रल पार्ट जो एटम का होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये गोल दायरा ये जो है ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, उसके साथ क्या है, न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमने सोलर सिस्टम में देखा था कि आपके सूरज के गिर्द, आप इसको समझ लो ये आपका सूरज है, न्यूक्लियस क्या है, सूरज है, और इसके इर्द गिर्द ये सितारे घूम रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, ये क्या है, उसके इर्द गिर्द जोन से है एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर, वो जो पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ आपकी वो एक तरह से रिवाइज भी होगी। अब यहाँ ये जो हो गए आपके, अब प्रोटॉन क्या है, अब प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ दो तीन चीजें यहाँ नहीं लिखी हुई, वो मैं साथ साथ बता दूंगा, वो आप लोगों ने देखते जाना है। अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक तो बात याद रखिए, एक साइंसदान था उसका नाम था रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज हम देख चुके हैं हमारे पास होता है क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर, ठीक हो गया, इस पे ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो मैस होता है, इसका जो मैस होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका इसका प्रोटॉन का वो होता है। अगर किसी का वो क्या कहते हैं नहीं भी है तो आप इसका इतना कोई मसला नहीं है, तो एक चार्ट जो है आप उसमें से इसको देख के लिख सकते हो। और ये आपका लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है कि 1837 टाइम्स जो सा है प्रोटॉन का मैस ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो दोनों के ऊपर मैस के अंदर फर्क है, चार्ज के अंदर कोई फर्क नहीं होता। चार्ज के अंदर बस ये है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव है, और चार्ज दोनों के ऊपर जो वैल्यू है उसकी वो सेम होती है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ आई थिंक -19 कॉलम्स है, ठीक है, -19 और कॉलम आपको पता है कि वो क्या है, चार्ज का यूनिट होता है, उसको कॉलम कहते हैं। अब 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 क्या है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या होगा, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम भी चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सिंपल सा आपने याद रखना है, ठीक है। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, आपके पास क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो सा है वो किसने डिस्कवर किया था, जिसके बारे में पूछा जाता है, ये था प्रोटॉन आपका था, क्या कहते हैं, रदरफोर्ड, अल्लाह भला करे इसका। और जो इलेक्ट्रॉन था वो किया था जे थॉमसन ने, वो क्या किया था, जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो सबसे लाइटेस्ट जो पार्टिकल है, जी जी जी, जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, लाइटेस्ट पार्टिकल वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके लाइटेस्ट है, बड़े हल्के से हैं, ठीक है। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो सा है ये आप यहां से भी देख सकते हो,
ये लाइटेस्ट कैसे आपको पता लगेगा, अगर मैं इन तीनों के वो मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, यहाँ लिखे नहीं हुए, कि अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास क्या कहते हैं न्यूट्रॉन है, आपके पास क्या है, आपके पास जो न्यूट्रॉन है उसका जो सा है, अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं आपका वो उसके वेट की बात कर रहे थे ना हम उसकी, सेकंड, सेवन्थ क्लास की बुक है, सेवन्थ क्लास की। तो अगर हम क्या कहते हैं इसकी मैथ्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है ना उसका है 1.67। तो अगर हम इसका फर्क देखें ना, अगर हम इनका फर्क देखें तो ये इतना ज्यादा बनता है कि प्रोटॉन का मैस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके हवाले से सिर्फ दो तीन चीजें आपने याद रखनी है, इनका मैस, इनका चार्ज डिस्कवर किसने किया, प्रोटॉन को किसने किया, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने किया, इलेक्ट्रॉन को किसने किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे जे थॉमसन साहब ने, और न्यूट्रॉन जो कि उसके नाम से न्यूट्रल है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है न्यूट्रल, और जानवर जैसे जो है जानवर क्या होता है, जानवर न्यूट्रल होता है, जैसे जानवर न्यूट्रल होता है तो उस तरह से क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, तो उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको चैडविक जो है, चैडविक, उसका क्या नाम था, चैडविक, जेम्स जेम्स चैडविक था, हाँ जेम्स चैडविक। तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं न्यूट्रल होता है, क्या होता है वो न्यूट्रल होता है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ कि एटम क्या है वो भी न्यूट्रल होता है, क्यों, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव है, प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, एटम इज न्यूट्रल। तो ये सिंपल सी एक इसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर कभी वैसे कोई जनरल सवाल पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एटॉमिक एंड मास नंबर, ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर को ये डोनेट किससे किया जाता है, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा गया है। एटॉमिक नंबर को जी से किया जाता है, ठीक है, और जो मास नंबर होता है उसको ए से किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, ए से किया जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर होता क्या है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो जो न्यूक्लियस के हमने देखा था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको एटॉमिक नंबर कहेंगे। अब हाइड्रोजन का अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका हम क्या मतलब लेंगे, इसका मतलब हम ये लेंगे कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि ऑक्सीजन के पास, जैसे कार्बन, सॉरी कार्बन का यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन के कितने हैं, कार्बन में 6, तो इसका क्या मतलब है, 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, क्यों, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 8 प्रोटॉन है। और प्रोटॉन जो सा है वो किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपने सब याद रखने हैं। और उसके बाद मैस नंबर क्या होता है, अब मैस नंबर जो सा है, मैस नंबर ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो वो मैस नंबर बन जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है ए से। अब कार्बन में क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, लेकिन उसमें 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो मैस नंबर क्या हो गया, 12, क्या हो गया, 12 हो गया। और ये याद रखिएगा, ये दोनों, ये भी चीज कि जो आपका ए क्या है, मैस नंबर, मैस नंबर हमेशा ऊपर लिखा होता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है। यहाँ ये कोई भी अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ क्या कहते हैं, ये एन ए लिखा हुआ है, ये देखें मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तो उसके ऊपर क्या है, 23, 23 क्या है, मैस नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नीचे ये क्या है, ये है एटॉमिक नंबर जो कि 11 है, और वो क्या होता है, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो ये जो सा है आपने ये इसका ध्यान रखना है, और याद रखिएगा नंबर ऑफ, एक जो आपका न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ जो होते हैं आपके क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स, वो यूजुअली जो है वो इक्वल होते हैं। वो क्या है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या, क्योंकि बैलेंस न्यूट्रल रहना है ना उसने, अगर 6 प्रोटॉन है उसके ऊपर 6 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ताकि उसका जो चार्ज है उसको कैंसिल किया जाए। तो ये जो है ये आपने ये चीज भी याद रखनी है। बाकी ये फिर वही चीजें आ गई कि उनके वो जो मूवमेंट कर रहे होते हैं अराउंड, जिसके पाथ गोल गोल घूम रहे हैं जिस पाथ के अराउंड, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम शेल्स कहा जाता है, उनको शेल कहा जाता है। और ये शेल का फार्मूला 2n2, ये भी एक दफा पूछा गया था कि शेल कैसे कैलकुलेट करने हैं, 2n2, और n क्या है, नंबर ऑफ शेल, ये एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं, तो वो आप 2n2 से करेंगे। अब यहाँ देखो, अगर 1 है तो पहले शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरे शेल में क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं। इसी तरह आप जैसे जैसे n का नंबर 1 शेल, बल्कि यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है कि दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
तीसरे शेल के अंदर 18 आ सकते हैं। ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। अगर आपको 2n2 का फार्मूला पता है तो वहां आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इनको याद करो कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, फिर 13 आते हैं, फिर इस तरह बढ़ जाते हैं, सॉरी 18 आते हैं। तो आप इससे अच्छा 2n2 याद करें, और वो आपसे कहें कि 5वें सेल में बताएं, तो आप यहाँ n की जगह 5 पुट करें। 5 को ये क्या कहते हैं 25 और 2 50, तो आपके 5वें के अंदर 50 आएंगे। तो इस तरह जो है आपको ये सिंपल सा फार्मूला याद हो तो आप क्या है कहीं भी उनको कैलकुलेट करके बता सकते हो। ये इस तरह ये देखें इन्होंने करके दिखाया भी हुआ है। ये सारी चीजें ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। ये वैलेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कंसेप्ट के लिए कि उसकी कैपेसिटी को बताता है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कैसे क्या कहते हैं जुड़ सकता है, कि एक एटम नहीं जुड़ सकता। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन एटम है वो 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ये 4 को लूज करता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वैलेंसी सॉरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह मैक्सिमम जो सी है क्या कहते हैं, जैसे ये लिखी हुई है किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, और सॉरी एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है, कार्बन की 4 है। जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री कह रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, उनको कार्बन से बड़ा वास्ता पड़ता है। तो ये आगे जाके बड़े प्यारे प्यारे से बॉन्ड्स बनाता है और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाता है कार्बन। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटाइन क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। जब पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा आपके ऊपर, कि आपके पास जो सा इलेक्ट्रॉन जो सा है वो एक कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो से उन्होंने ही आगे पीछे होना है, तो उससे ही आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे ही नेगेटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक भाई साहब चले गए हैं तो उससे क्या है आपका पॉजिटिव आइन आ जाएगा, या उसे क्या कहा जाता है, कैटाइन कहा जाता है, कैटाइन। और अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। तो न्यूट्रलिटी जब खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या है, या पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा एटम या नेगेटिव बनेगा। उसे जब, और वो एटम नहीं फिर कहलाया जाता, वो आयन कहलाया जाता है। जब भी ये यहाँ लिखा हुआ है कि एटम जब भी, ये बल्कि इसकी डेफिनेशन में स्किप कर गया, कि एक एटम जब भी उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर वो क्या कहलाया जाएगा, वो आयन कहलाया जाएगा। अब देखो सोडियम के ऊपर प्लस है तो इसका क्या मतलब है, ये एक आयन है। तो अब आप प्लस साइन से अंदाजा लगाओगे कि कैटाइन है। क्लोराइड जो सा है इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाओगे कि ये एन आयन है। तो इसी तरह ये सारे लिखे हुए हैं, तो ये आपने सिंपल सा इसको देख लेना। ये नीचे इनके लिखा भी हुआ है, हाइड्रोजन +1। इसका ये मतलब होता है कि ये एक एक ये उनकी वैलेंसीज और उनसे करता है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, आइसोटॉप्स के हवाले से एक ही चीज आपने सिंपल सी याद रखनी है, आइसोटॉप। अब आइसोटॉप्स आपके पास क्या होते हैं, यहां लिखा होगा कि ये आपके जो उनसे हैं न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, इसकी पूरी अगर मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना दूं, कि ऐसे एटम्स होते हैं, ठीक है, मैस नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो से हैं वो किसी एटम्स के अंदर डिफरेंट हो जाएं, तो उनके वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक ही एटम होता है, एक ही एलिमेंट होता है, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स बन जाते हैं। ठीक है, अब नीचे इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और दूसरा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इट मींस सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, मास नंबर के अंदर क्या आता है आपका, प्रोटॉन्स आते हैं और न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो जब न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए तो मास नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह ये देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये तीनों के नाम आने चाहिए, ये पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 या 2 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। अब मैस नंबर हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का मैस नंबर अगर 1 है तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, अगर मैस नंबर 2 है तो इसका मतलब एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। और अगर मास नंबर जो है वो 3 हो गया, तो ये देखो, ये 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो ये क्या है, आइसोटॉप बन जाएगा। प्रोटॉन एक ही रह रहा है, जो जो जिसमें 1 1 है उसे प्रोटियम क्या कहा जाता है, फिर डेट्रियम है, ट्रिटियम है। तो ये नाम आप याद ना भी करो, लेकिन आपको आइसोटॉप्स का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो आपका एटम है वो क्या बन जाता है, वो आइसोटॉप बन जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, ये सारे पढ़ लीजिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ये सबसे इंपॉर्टेंट कोबाल्ट, मैंने उस दिन ये बताई भी थी, एग्जांपल आपको बताया था कि कोबाल्ट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होता है, कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है, आयोडीन का पूछा गया, ये जो आपका गले की जितनी ये मेरे ख्याल में गॉइटर्स वही है, ये जो आपकी गले की वो होती है, तो उसके लिए ये यूज होता है। फिर उसके बाद क्रोमियम जो है ब्लड डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल्स हम पढ़ चुके हैं, 120 दिन जो इनकी वो लाइफ स्पैन होता है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस जो है बोन की डिजीज के लिए, सोडियम जो है ये स्टडी, ये आपकी क्या कहते हैं स्टडी लिखा हुआ है, ये स्टडी होगा,
ये स्टडी नहीं होगा, स्टडी होगा, ये मेरे सामने इनकी मिस्टेक है पंजाब वालों की। STEAD, स्टडी के वो फ्लो सही होता रहे। और नाइट्रोजन जो सा है ये आपने देखा था फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है। और इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन का एक और चीज याद रखो, एक तो नाइट्रोजन आपका कार्बन, जैसे हमने फायर एक्सटिंग्विशर में कल पढ़ा था ना कि CO2 यूज होता है, तो नाइट्रोजन को भी एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज कर लेते हैं। तो अगर कभी CO2 की ऑप्शन आपको ना मिले तो आप N2 जो सा नाइट्रोजन गैस है उसको भी साथ वो देख सकते हो। मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं इनके, ये इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और आप लोग इसको पढ़ लोगे तो आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें क्या कहते हैं उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे देखें तो ये फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये अगेन हम जो सा इनको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ एक दो चीजें आगे आएंगी एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या आएंगी एक्स्ट्रा। वो ये है आपके पास, अगर आप लोगों में से किसी ने वो आएंगी मेरे ख्याल में उसको देख लेना, 8 क्लास के आगे चैप्टर में आएंगी या 7th में आएंगी, ठीक है। वो 2-3 कंसेप्ट हैं, वो है आपके मिरर, जो वैसे तो हमने देखे थे मिरर के और लेंस के हवाले से कि मिरर आपका क्या होता है और आपका लेंस क्या होता है। और उसमें आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, कनकेव लेंस है और जो आपका कन्वेक्स लेंस है, वो ये 2-3 कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। अब इसमें एक बेसिक सा सिंपल सी जो चीज है ना, जो आपने एक सिंपल सी चीज जो सी है वो याद रखनी है कनकेव के अंदर, और क्या कहते हैं इसको, सॉरी, लेंस और मिरर के अंदर। एक तो सबसे पहली जो आपने चीज याद रखनी है कि जो आपका मिरर होता है, आपका एक जो मिरर होता है ये एक ऑपरेटस होता है, इससे जो आपकी लाइट है ना, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट आएगी वो आपकी क्या होगी, लाइट जो सी है वो इससे क्या होगी, वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो आपका वो होता है लेंस होता है, वो लाइव के साथ लाइट जो आएगी ना उसका डिफरेंट फंक्शन करेगा, वो उसे मैग्नीफाई भी कर सकता है, वो उसके साथ डिफरेंट जो है उसे मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, वो इसे क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तो ये इस तरह से इसका बेसिक का सिंपल सा एक फर्क है। तो आपको बस जनरल थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, या इसके बारे में देख लेना कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है और इसके यूजेस। अच्छा, कल एक तो हमने पढ़ा था, मुझे ये बताओ, नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताता यार। अच्छा, कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी हमने कन्वेक्स मिरर के, सॉरी, कनकेव के हवाले से। कनकेव मिरर आप कब यूज करते हो, क्या कहते हैं, मायोपिया के अंदर या हाइपरोपिया के अंदर, कब यूज करते हो आप? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, करीब नजरी, ठीक है, दूर की चीजें नजर नहीं आती जिसके अंदर, उसमें आप क्या यूज करते हो, उसके अंदर आप कनकेव लेंस यूज करते हो। अब यहाँ एक चीज याद रख लो, यहाँ एक चीज याद रख लो, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की 2-3 चीजें हैं जिनके हवाले से इनको साथ नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये सवाल बहुत दफा जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कनकेव मिरर जो है आपके पास, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। अब कन्वेक्स मिरर, एक चीज याद रख लें कि ये जो आपका गाड़ियों के अंदर मिरर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रियर व्यू इमेज, सॉरी मिरर, जिसे आप बैक पे देख रहे होते हो, साइड पे लगा होता है, अंदर लगा होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर होता है, जो कि आपका व्हीकल्स के अंदर लगा होता है, ठीक है। अगर आपने किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो यूज हो रहे होते हैं, ये सारे आपके कन्वेक्स मिरर्स यूज हो रहे होते हैं, इनको याद रख लो। इनको क्या रख लो, इनको याद रख लो कि कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं आपके, यही होते हैं जो आपके यूज हो रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर। लेकिन एक और चीज याद रखो, गाड़ियों के आगे हेडलाइट्स भी होती हैं, वो हेडलाइटों के अंदर जो यूज हो रहा होता है वो आपका कनकेव मिरर होता है। वो क्या होता है, आपका कनकेव मिरर होता है। और आपका कनकेव मिरर कहाँ यूज हो रहा होता है, ये जो आपके घरों घरों के अंदर शीशे होते हैं, जिसके अंदर आप देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप देख के अपनी शेव कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप देखकर अपना मेकअप वगैरह सेट कर रहे होते हो, तो वो आपका कनकेव मिरर होता है। ये जो आपकी टॉर्च वगैरह आती हैं, इनके आगे जो लगा होता है ये कनकेव मिरर लगा होता है, ठीक है। तो ये मिरर होते हैं, ये मिरर होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके मिरर होते हैं। फिर दूसरे जो लेंसेज होते हैं, जैसे हमने कल देखा था हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है उसकी हमने बात की थी, वो लेंसेज होते हैं जो मैग्नीफाई करते हैं चीजों को। ये जो आपका कैमरा होता है जिसे आप तस्वीरें खींचते हो, आपका जो मोबाइल वगैरह, उसके अंदर लेंस लगा होता है, उसके आप साथ डिफरेंट जूम कर लोगे, जूम इन कर लोगे, इस तरह के मैग्निफिकेशन डिफरेंट मैनिपुलेट कर सकते हो उस इमेज को, तो वो आपका लेंस होता है। तो कैमरे के अंदर एक पूछा जाता है तो उसके अंदर आपका जनरली जो है वो कन्वेक्स जो लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज किया जाता है। तो ये कनकेव, कन्वेक्स, इसके हवाले से कुछ ना कुछ चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। या आपको क्या है, याद होनी चाहिए कि जो गाड़ी के आउटसाइड का जो बाहर वाला जो जहां लाइटें लगी होती हैं, सफेद का लाल, वो लाइटें, वो क्या है, कनकेव होता है। लेकिन जो अंदर आपके साइड वाले जो मिरर होते हैं, या जो आपका वो मैग्नीफाइंग मिरर होता है,
और दूसरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिफरेंट यूज किए जाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके कन्वेक्स मिरर जोन से होते हैं, उनको यूज किया जाता है। उनको क्या यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर जोन से, वो उनको यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद मिरर्स वगैरह की बात करने के बाद लास्ट दो तीन चीजें बस मैं आपको बता दूं, उसके बाद जोन सा है आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज इतनी अब टफ है कि आप लोग जोन से हैं उसको नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर ये कल, क्योंकि हमने ये सारी चीजें ज्यादातर देख ली थी, अब इसमें ये देखो, ये 8 की बुक में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स के हवाले से आएगी, वो क्या आएगी, वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। इनके रिएक्शंस जो उनसे हैं, ये देखो, ये हैं सारे। नीचे अगर मैं, बल्कि सॉरी, मैं लाइट वगैरह का नीचे होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे लाइट वाले जो मैं आपको लेंस, ये ठीक है, इसको इतना समझ लेना किस तरह लेंस बनता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आया, रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। लाइट आती है, एक मीडियम के अंदर के ऊपर गई, वहां से बैक चली गई, उसी मीडियम के अंदर रही, वो रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन अगर लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर लिया, लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर लिया, तो वो रिफ्रैक्शन होगी, आर से, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। ये देखो ह्यूमन आई, ये कैमरा, ये लिखो, ये देखो, ये मिल गया आपको कन्वेक्स लेंस, कैमरे के अंदर अभी बता रहा था कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपको मिल भी गया। तो ये सारी चीजें, ह्यूमन आई ये आ गया, ये दोबारा वही चीजें हम पढ़ चुके हैं, कॉर्निया क्या है, पीपल क्या है, आयरिस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर लेंस वगैरह यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल के साथ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ये आपकी शॉर्ट साइटेडनेस आ गई, मायोपिया आ गया आपका, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस आ गई। और यहाँ इन्होंने ये देखो कनकेव लेंस, आप कनकेव लेंस यूज करते हो, कल कोई कह रहा था नहीं सर कन्वेक्स करते हैं, तो ये देखो, आप जो मैंने आपको चीज बताई है वो क्या है, वो आपकी वेरीफाई भी होगी। ये देखो, मायोपिया कहते हैं और करेक्टेड बाय यूज कनकेव लेंस, तो ये आपका। फिर उसके बाद लॉन्ग साइटेडनेस आ गई, तो उसको किस तरह करोगे, कन्वेक्स लेंस के साथ करोगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हाइपरोपिया, ये देखो, हाइपरोपिया, ठीक है। तो ये आपकी चीजें जो सी हैं वो आपकी दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। यूज लेंस के यूज कहाँ कहाँ है, इनको दोबारा देख लेना। ये आपके जो से मैंने कुछ बता भी दिए हैं, कुछ यहाँ से आपको मिल भी जाएंगे, वरना जो मैंने बता दिए हैं उसी के हवाले से उससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जरा थोड़ा सा, इसमें ज्यादातर चीजें तो हम देख चुके हैं, इसके यूनिट्स वगैरह को देख लेना, यहाँ लिखा होगा, यहाँ तो नहीं है वो मेरे ख्याल में, पहले कि जैसे करंट है उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। उसके बाद वोल्टेज होते हैं, उसका यूनिट क्या है, वोल्ट होता है। फिर आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम होता है। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, आर इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर एम्पेयर। इनको वोल्टेज को एम्पेयर पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, जो कि ओहम के, जिसको हम कैलकुलेट किस में करते हैं, ओहम के साथ करते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है। तो वो आपने थोड़ा सा देख लेना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, और वो उसके बारे में थोड़ा सा जो सा आपसे पूछा जा सकता है। फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट फिजिक्स के अंदर जो सा है, ये चीजें क्या कहते हैं आपका, जो आपको ये इसमें जनरल जनरल साइंस के अंदर, आपकी एवरीडे साइंस में आप चीजें सुनते हो, जैसे आप आजकल सुन रहे हो गैस की कमी हुई है, सीएनजी है, एलएनजी क्या है, ठीक है, इनके मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनका मतलब पता होगा। सीएनजी का क्या मतलब है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलएनजी का क्या मतलब है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फिर उसके बाद एक आपकी वो दूसरी होती है, क्या कहते हैं उसको, सीएनजी, एलपीजी, हाँ, एक एलपीजी होती है, ये जो आपके रिक्शे वाले यूज करते हैं, एलपीजी, ठीक है, वो क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलएनजी क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये दोनों में फर्क याद रखना है, एक में पी से पेट्रोलियम है, एक में एन से नेचुरल है। एलपीजी वर्सेस एलएनजी वर्सेस सीएनजी, ये बेसिक बेसिक इनके मतलब आपको पता होने चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद जो सा है, आपको हमने वो देख चुके हैं, हमारे पास मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें हम उसमें देख चुके हैं। कुछ आपके पास वो मीटर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो कुछ आपको समझ भी आ जाए। और कुछ अगर आपको क्या कहते हैं, हाँ, जैसे एक और इसकी पूछ लिया जाता है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया था, काफी सारे आप लोगों के घरों में भी होगा, मेरे जहन में आ गया, यूपीएस। यूपीएस का मुझे मतलब बताओ, यूपीएस का क्या मतलब होता है। यूपीएस का अगर किसी को मतलब पता है तो जरा यूपीएस का मुझे मतलब तो बताओ, यूपीएस का क्या मतलब है। यूपीएस का मतलब बताओ, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो यूपीएस का क्या मतलब है जी, आपके पास अनइंटरप्टेबल, अनइंटरप्टेड नहीं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये आपके पास यूपीएस का मतलब, ये सवाल पूछा जाता है कि यूपीएस का मतलब बताएं जी, हम अभी बताएं यूपीएस का मतलब क्या है। तो यूपीएस का जो मतलब है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपीएस का क्या मतलब है। उसके बाद क्या कहते हैं, यूपीएस के बाद अगर हम बात करें, एक सेकंड रुको यार, एक चीज मेरे जहन में आ रही है, इससे पहले कि वो स्किप हो जाए, मुझे सोचने दो जरा वो क्या है।
वो एक टॉपिक था, मुझे एक सेकंड देखने दो, जरा एक सेकंड दो मुझे। अच्छा जी, तो कुछ हमारे पास जो मीटर्स होते हैं उनको हम देख ले, जैसे उनको मैं आपको बता देता हूँ जनरल सा आइडिया, और आप लोग जो सा है वो आपने देखना है कि कुछ मेजर चीज़ें करने के लिए यूज़ होते हैं जैसे। तो कुछ तो सिंपल सिंपल से हैं आपके पास, जैसे अब अच्छा यहाँ ना दो हैं, अभी मैंने करंट की बात की थी ना, उसी के रिलेटेड मेरे जहन में ये आ रहा था। तो दो मीटर होते हैं, एक आपका होता है उसे कहते हैं एम मीटर, एक क्या होता है एम मीटर, और एक आपका और होता है उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, GAL, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर और एम मीटर में फर्क सिंपल सा है जो कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनर चक्कर दे देता है। अब गैल्वेनोमीटर का एक चीज याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर भी करंट को क्या करता है, करंट के लिए यूज होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर फिजिक्स में हम यूज करते हैं। ये आपके पास आपने देखा होगा उसमें एक सुई सी होती है। गैल्वेनोमीटर में एक वर्ड लाइन में बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिडक्ट, सॉरी डिटेक्ट, डिडक्ट कह रहा हूँ, डिटेक्ट, कि उसको डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है कि नहीं, सिर्फ डिटेक्ट करने का फंक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का इलेक्ट्रिकल करंट को। गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है, गैल्वेनोमीटर का सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है कि वो क्या करे, वो डिटेक्ट करे कि करंट जो सा है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक सर्किट के अंदर से। बेशक वो ठीक है कोई भी सर्किट है हमारे पास। अभी सर्किट के टाइप भी होते हैं सीरीज और पैरेलल, ये भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, तो वो सिंपल सी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि उसने सिंपल डिटेक्ट करना है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जो एम मीटर है, एम मीटर नाम कहां से रखा है, एम्पेयर से, एम्पेयर से, ठीक है। एम्पेयर हमने अभी देखा करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो एम मीटर का काम क्या होता है, मेजर करना कि करंट अगर फ्लो तो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है 10 एम्पेयर कर रहा है, 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, पॉइंट्स में है, 10-15 हजार एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो कम उसको मेजर करना वो एम्पेयर मीटर का काम होता है। अच्छा वोल्टेज कितने जा रहे हैं जी, वो वोल्ट मीटर का काम होगा। इसी तरह जो सा है आपका वो होता है ओहम, ओहम मीटर ही होता है जो आपका, वो भी इसी, जो आपकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है, ये मेजर करता है। लेकिन मेन जो स्टूडेंट्स को मसला आता है वो एम मीटर और गैल्वेनोमीटर में आता है, एक डिटेक्ट करता है, एक मेजर करता है, दोनों करंट के हवाले से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमने प्रेशर देखा है, प्रेशर आपका बैरोमीटर होता है, ठीक है, BAR, और बैरोमीटर, बैरोमीटर का क्या काम है, वो प्रेशर को वो करता है। फिर किसी ने उस दिन भी पूछा था कि वाटर वेपर्स, जिसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो सा है उसका जो मीटर होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो नहीं, हाइग्रो, HYG, हाइग्रोमीटर, HYGRO, हाइग्रो, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये ऐसा मीटर है जो आपका ह्यूमिडिटी जो सा है उसको करता है। फिर ह्यूमिडिटी के साथ ही जो सा है, अगर साथ तो नहीं है, एक और आपका मीटर होता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर अभी इसी से मैंने जहन में आया। हाइड्रोमीटर क्या करता है, वो डेंसिटी जो सा है आपका वो मेजर करता है, ठीक है। हाइड्रो डी से, हाइड्रो डेंसिटी, डी से डेंसिटी, डी से हाइड्रो, हाइग्रो जी आ रहा है, और जी से आप याद कर लो, वैसे जी तो नहीं आता ह्यूमिडिटी में, तो हाइग्रोमीटर क्या ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है। प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज होता है। फिर उसके बाद टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर, ठीक है। और एक अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था वो, कि आपने वो करना है प्योरिटी ऑफ मिल्क, कि आपका जो दूध है वो कितना प्योर है, तो उसके लिए एक मीटर यूज होता है, उसे कहते हैं लैक्टोमीटर, LACT, और लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर किस लिए यूज करते हैं, कि दूध आपका कितना वो है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो सा है, ये जो स्पीड, जो आजकल, आजकल तो वैसे गर्मी है, लेकिन जो विंड आपकी स्पीड किस, हम कहते नहीं है कि आज इतनी तेज हवाएं चलेंगी, ठीक है, तो वो जो हवाओं की स्पीड है, हवाओं की स्पीड है, उसको मेजर करने के लिए एक आला होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनेमोमीटर, उसको क्या कहते हैं एनेमोमीटर, ठीक है, एनेमोमीटर होता है आपके पास। और टेम्परेचर का तो आपको हम देख चुके हैं पहले भी, थर्मोमीटर होता है, मरकरी मोस्टली जो यूज होता है, फ़ारेनहाइट उसके अंदर स्केल होता है। फिर आपका ये भी हम शुरू में, जब मैंने आपको क्या कहते हैं जियोग्राफी भी, और उससे पहले एवरीडे साइंस के अंदर हमने ये देखा था कि जब जलजला आता है, ठीक है, जो आपकी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी वजह से, तो उसकी मैग्नीट्यूड को, उसकी क्या है मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक की हम मेजर करने के लिए एक स्केल है, उसको क्या कहते हैं रेक्टर स्केल, उसको क्या कहते हैं रेक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक की हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, रेक्टर स्केल की मदद लेते हैं। लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड, और एक है मैग्नीट्यूड होता है, और एक होती है इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक ग्राफ होता है जो बनता है, उसको कहता है सिस्मोग्राफ। तो एक मैग्नीट्यूड को हमने देखना है तो उसके लिए रेक्टर स्केल, और जो इंटेंसिटी है उसके लिए सिस्मोग्राफ। और बाकी इसके बाद बाकी चीजें सिंपल सी चीजें, एक हाँ उसका क्या नाम होता है, मुझे कोई ये बताओ, ये जो ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, ब्लड प्रेशर, BP,
ब्लड प्रेशर, उसका मेजर करने के लिए एक आला होता है, उस आले का जल्दी जल्दी नाम बताओ मुझे, उस आले का क्या नाम है? उस आले का नाम बताओ, ये जो आपका, उसका नाम बताओ जल्दी जल्दी। कितने आप वो बैठे हो सारे बायो वाले सारे, किसी को नहीं पता? किसी ने नहीं नाम उसका सुना हुआ? स्पिगमो मैनोमीटर, स्पिगवो, स्पिगमो मैनोमीटर, SPY, इतना बड़ा सारा उसका नाम बचपन में सबने सुना होगा। स्पिगमो मैनोमीटर, एस, हाँ, स्पिगमो मैनोमीटर। ये आपका ब्लड प्रेशर वाला जो आला है उसको क्या कहा जाता है? काफी सारे उसमें स्टूडेंट समझे वो जो होता है स्टेथोस्कोप होता है, वो नहीं होता, वो आपके डिफरेंट, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसको वो क्या होता है आपका स्पिगमो मैनोमीटर जो होता है वो होता है। और उसके बाद ये हीट का ये पढ़ लेना, कंडक्शन क्या होती है, ठीक है, कंडक्शन क्या होती है आपकी जनरली, ये सॉलिड्स के अंदर होती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो सी कन्वेक्शन होती है एक आपकी, कन्वेक्शन, वो आपकी होती है लिक्विड्स और क्या कहते हैं गैसेस के अंदर कन्वेक्शन होती है, ठीक है। तो इनका थोड़ा थोड़ा सा फर्क जो सा है वो आप देख लेना, जनरली बात कर रहा हूँ। जैसे वैसे कंडक्शन लिक्विड है उसमें भी होती है, लेकिन कन्वेंशन में ये होता है कि जो मीडियम जो सा होता है जिसके साथ आप हीट कर रहे होते हो वो उससे डायरेक्ट एक तरह से टच में आ जाता है। तो ये कन्वेक्शन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं किस तरह से कन्वेक्शन वगैरह ये होती है, इसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये आप लोगों को इसका भी जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ये फिजिक्स की चीजें, ठीक है। तो रेडिएशन का तो आपको पता है। हाँ, वो जो मैं चीज कह रहा था ना कि एक मेरे जहन से स्किप हो गई है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने आपको बताना था, उसमें से सवाल भी पूछे जाते हैं, वो है कलर्स। यहाँ मैंने कहीं चैप्टर, हाँ ये आ गया, लाइट का आ गया। अच्छा जी, ये एक तो जब भी प्रिज्म से आपकी लाइट गुजर पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, आपकी लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको मैंने क्या बता दिया कि इसमें मीडियम चेंज हो जाता है, ये देखो रिफ्रैक्शन में क्या है, पासिस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। रिफ्लेक्शन के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता, और इसमें लाइट क्या है, इसमें अपनी चेंज डायरेक्शन भी चेंज करती है, स्पीड भी, लेकिन इसमें क्या है मीडियम चेंज हो जाता है। बेसिक फर्क रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर आपने याद रखना है। बाकी इसमें वो क्या कहते हैं तस्वीरें भी बनी होंगी, ठीक है, वो आप इसको सारों को देख लोगे, और ये लाज आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो देख लेना आप। तो यहाँ जो मैंने एक चीज आपको बतानी थी ना, ये एक तो ये चीज, ये अभी रिसेंटली ये भी पूछा गया था, उसमें ऑप्शन थी 180, 60, कि कौन सा एंगल, जो सा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सा होता है उसके ऊपर जो सा वो कितने डिग्री, 90 डिग्री का अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो सा है, ये भी इसका आपका जनरल उसका सवाल है तो पूछा जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ एक चीज है वो, ये इसको भी पढ़ लेना, जिसे हम कहते हैं नजर का धोखा। आपको दूर कोई चीज, पानी जैसे, ये तो हर किसी ने अपनी जिंदगी में एक दो दफा इसको देखा होगा, कि आपको जिसे कहते हैं नजर का धोखा, ठीक है, दूर से आपको कोई चीज अपरेटस नजर आ रहा होता है तो, ट्रायंगल तो नहीं है, मैंने तो ट्रायंगल का तो नहीं बताया मैंने आपको, मैं तो इसका बता रहा हूँ कि 90 का जो एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये ऊपर सिंपल सिंपल सी चीजें डायग्राम्स के साथ बनी हुई है, आप उनको देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, उसको जब इन दोनों को डिवाइड करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये सारी बेसिक बेसिक सी चीजें, इनको आप थोड़ा सा देख लेना, तस्वीरें साथ बनी हुई हैं, कोई इतना वो रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिंपल सी चीजें। अच्छा, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपके पास कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 7 कलर। तो जब भी आपकी लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरेगी तो कितने कलर्स के अंदर वो हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, 7 कलर्स के अंदर, ठीक है। तो ये 7 कलर्स आपको एक तो सिंपल ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्पर्स हो जाएगी, ये आपको कलर्स आने चाहिए। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है, वो हमारे लिए ये है, ये रेनबो देख लेना किस तरह बनती है, लाइट आती है और इसमें रेनबो के कलर्स की वो आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। रेनबो के कलर्स जो से हैं, वायलेट इंडिगो जिस तरह से, ये मैंने असल में जो मेरे जहन से स्किप हो रहा था, ये मैंने आपको बताना था, प्राइमरी कलर्स क्या है और दूसरे सेकेंडरी कलर्स। और प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है। अब प्राइमरी कलर्स क्या है, एक तो डेफिनेशन देख लेना कि वो कलर्स
वो कलर्स जो क्या है दूसरे कलर्स बनाने के यूज होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं। और प्राइमरी कलर आपके पास क्या है, रेड ब्लू ग्रीन, आरबीजी। आरबीजी, ठीक है, इसको इस तरह याद होगा, आरबीजी, प्योर ट्रिक बनाना है बना लेना। रेड ब्लू ग्रीन आरबीजी। रेड ब्लू ग्रीन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास तीन कलर्स हैं जिनको हम प्राइमरी कलर कहा जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, सेकेंडरी कलर्स। अब सेकेंडरी कलर, अच्छा, रेड ब्लू ग्रीन तीनों को मिक्स करो तो क्या बनता है, व्हाइट बनता है। और अब याद रखो, ऐसे कलर्स जो के प्राइमरी कलर्स को या दो कलर्स प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, दो चीजों को हमने वो मिक्स किया, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या, सेकेंडरी कलर्स होंगे। और सेकेंडरी कलर्स अब आप देख लो कौन कौन से हैं। और यहां से ये इनको एटलीस्ट देख लेना कि रेड और ग्रीन को मिक्स करते हो तो येलो बनता है, रेड और ब्लू को करोगे तो ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये बनता है। फिर रेड और ब्लू, ग्रीन और ब्लू को करोगे तो मैग्नेटा बनता है। तो ये अगर थोड़ा सा इनको देख लेना, अब जैसे ये है कि आपके पास रेड है और उसके बाद जो सा है आप ब्लू को मिक्स कर रहे हो और ग्रीन को मिक्स कर रहे हो तो क्या बन रहा है, येलो बन रहा है। ये देखो येलो बन रहा है। तो ये इनके कॉम्बिनेशन पूछ लिए जाते हैं लेकिन बहुत कम। इनको अगर स्किप भी कर दोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक ये पता होना चाहिए प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, तीन है आरबीजी। इनको इनको जितना रिपीट कर सकते हो, इसलिए मैं मेरे जहन से बार बार ये स्किप हो रहा था क्योंकि मैंने ये लाजमी जो सा बताना था, ये दो तीन दफा भी रिपीट हुआ है ये सवाल। तो आरबीजी क्या है, आपके प्राइमरी कलर्स हैं जिनसे मिलके जो के आगे आपके डिफरेंट और कलर्स बनाते हैं। तो ये जो सा ये आपने याद रखना है आरबीजी का। तो ये बड़ा आपके पास जो सा सिंपल है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास वेव्स, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्स वेव कौन कौन सी हैं, ट्रांसफर वेव जो सी होती है आपकी, इसमें आपके क्या परपेंडिकुलरली जो सा है वो मूव कर रही होती हैं। इसमें क्या है आपके पास ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर, और यहाँ आपकी लॉन्गिट्यूड वेव। लॉन्गिट्यूड वेव में क्या है, परपेंडिकुलर नहीं होता, पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। बस ये एक आपने दो लाइंस याद रखनी है। ये देखो ट्रांसफर वेव्स में क्या है, परपेंडिकुलर, a wave in which particle of the medium moves up and down perpendicularly to the direction of the wave। ये देखो perpendicularly जोन सा है वो मूव कर रहा है, ये देखो perpendicularly ये, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये क्या होती हैं, ट्रांसफर वेव होती हैं। और ये दो पॉइंट्स अगर कभी चलो देख पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये जो टॉप का पॉइंट है, ठीक है, ये जो टॉप का पॉइंट है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो उसे क्रस्ट कहते हैं, और जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे जाती है तो इसे ट्रफ कहते हैं। तो इसको भी देख लेना। वैसे कभी मैंने देखा नहीं इस तरह का सवाल, लेकिन चलो जब पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्ट लेने में क्या हर्ज है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल, उसमें क्या है होगा आपका पैरेलल होगा। और इसके अंदर वहां क्या है, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। और इसमें आपने क्या है, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांस कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जो हैं ये किसके अंदर बनते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर बनते हैं। और जो आपके क्रस्ट और ट्रफ हैं ये आपके ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर बनते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या बनते हैं, आपके क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। और ट्रांसफर वेव्स जोन सी हैं उनमें जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर जोन है वो जा रहे होते हैं उसमें। और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पैरेलल होते हैं। और इसके अंदर क्या बनते हैं, कंप्रेशंस बनते हैं। कंप्रेशन बनते हैं जब वो कंप्रेस हो रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं जब वो क्या होते हैं खुद से पार्टिकल्स जो है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी ये देखो जो आपका स्प्रिंग जिस तरह से हो गया, ठीक है, स्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर जो सी आपकी वेव्स बन रही हैं वो क्या होंगी, वो आपकी ये देखो उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि किस तरह कंप्रेशन हो रही है और किस तरह रेयरफेक्शन होगी। तो ये जो सा ये आप इसको देख लेना, ये आपको वो नहीं होगा। बाकी ये सिंपल सी चीजें। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है। और वेवलेंथ को का उल्टा 1 ओवर वेवलेंथ अगर उल्टा, और इसकी वो साइन क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, लेमडा, लेमडा, लेमडा जो सा होता है लेमडा, वो इसका होता है वेवलेंथ का। और इसको क्या कहते हैं, 1 ओवर लेमडा उल्टा कर दें तो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो ये सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आपके एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, ठीक है, वो क्या होता है, ये देखो इसको क्या कहते हैं, ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। और उसके बाद इसका यूनिट क्या है, इसको 1 ओवर अगर लेमडा करें तो उसको इन्वर्स कर दें, क्या कहते हैं आपके वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को इन्वर्स कर दें तो आपका वो बन जाता है। ये बेसिक बेसिक से कंसेप्ट, इसको आप पढ़ लेना। और ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मैंने पहले हाईलाइट करना था लेकिन मैंने कहा जब इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपकी जो एयर है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर क्या है, गैस के अंदर। ये तो हम देख चुके हैं कि आपके पास जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ ये हम स्टील में देख भी रहे हैं 6000 है, वुड के अंदर पे 3000 है, सबसे कम क्या है एयर के अंदर 330। और 330 मैंने क्या बताई थी, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड जो सी है एयर के अंदर कितनी होती है, 330 होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद इनका ये जो सा है ये रिलेशन, ये थोड़ा सा देख लेना। ये इतना वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं वो इसका आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद पिच, लाउडनेस, ये भी हम पहले चीजें देख चुके हैं, ये हमारे लिए इतना दोबारा हम इसके ऊपर इतना वो नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते।
ये फिर वो आपके सर्किट आ गए, इनको हम देख चुके हैं। सीरीज सर्किट, ये वही पैरेलल सर्किट जो मैंने आपको बताया, इनको आप हल्का सा देख लेना। एनर्जी आपकी किस तरह से ट्रांसफर होती है, चार्ज किस तरह फ्लो होते हैं, रेजिस्टेंस क्या है जिसका मैंने अभी बताया, ओहम होता है आपका, ठीक है, तो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस आ रही होती है। और उसके बाद ये इसका फार्मूला बता दिया, ओहम ला, ये ओहम ला इसे कहा जाता है, इसका यूनिट भी ओहम है, वोल्टेज ओवर करंट, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ओहम कहा जाता है, ओहम ला। सर जॉर्ज साइमन ओहम इसका पूरा नाम था, और ये इसने जो सा है क्या किया था, रिलेशनशिप फाउंड किया था रेजिस्टेंस के दरमियान, करंट के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान, तो इसलिए इसको उसी के नाम से ऊपर क्या कहा जाता है, ओहम ला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओहम ला जो सा है वो कहा जाता है। ये अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। और उसके बाद ये मल्टीमीटर, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये इसको देख लो कि मल्टीमीटर, मल्टी नाम से पता लग रहा है कि उसमें मल्टी टैलेंट है, रेजिस्टेंस भी कर सकता है, वोल्टेज भी कर सकता है, करंट भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये पावर क्या होती है, पावर का यूनिट किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर, ये आपने याद रखना है। और किलोवाट आवर जो सा इसमें एक वो होता है हॉर्स पावर भी होती है, वो मेरे ख्याल में 780 समथिंग 786 मेरे ख्याल में किलोवाट आवर के बराबर होती है। हार्स पावर किसका यूनिट है, हार्स पावर जो है वो आपका, ये जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट हार्स पावर। तो ये भी काफी दफा ये स्टूडेंट्स को जो है वो क्या भूल जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूज वगैरह 3 पिन नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। अच्छा जी, स्पेस इन्वेस्टिगेट हम कर चुके हैं, जरूरत नहीं है। जॉर्ज ले मात्रे साहब आए, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, इसको तो हम मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ही डिटेल में कर चुके हैं। ये सारा प्रीस था, ये बेल्जियम, ये बेल्जियम, ये देखो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी सारी। बिग बैंग थ्योरी आपके किस तरह, स्टार किस तरह, कलर ऑफ स्टार किस तरह बनता है आपका, ठीक है, ये आपके कुछ स्टार्स हैं, और ब्राइटनेस किस तरह है, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर हमें ज्यादा टाइम जो है वो लगाने की जरूरत है। तो यहाँ ये चीज़ें क्लियर है ना, गैलेक्सी और ये सारी चीज़ें, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद तो यही है, तो मसला होना तो नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें, इनको देख लोगे, कोई मसला मसाइल है तो मुझे बताओ फिर।